हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 8, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है और वह कहानी है सत्रिया और बिहू नृत्य की। इस नृत्य से संबंधित एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है जिसे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बिना समय को गवाए इस पाठ को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है और मात्र यह विशाल देश नहीं है, बल्कि इसकी जो रंग बिरंगी सुंदर प्राचीन और जीवन से भरी हुई जो संस्कृति है वह पूरी दुनिया में अनोखी है। रंग बिरंगी क्यों है? क्योंकि हमारे लिबास अलग अलग रंग के हैं। हम लोग कोई किसी रंग को महत्व देते हैं, किसी तरह के कपड़े पहनते हैं, कोई किसी तरह के कपड़े पहनता है। कहीं की जो संस्कृति है वो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है और कहीं कहीं पर नए नए संस्कृति हमसे जुड़ती चली जा रही है। तो हम सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, इसलिए यह देश अनोखा है। भारत के प्रत्येक स्थान पर नृत्य, संगीत, कला, खान पान, यहाँ की भाषा, यहाँ का पहनावा, रहन सहन, सब कुछ के जो तरीके हैं वह सब इतना मनमोहक है कि पूरी दुनिया के लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। खींचे चले आते हैं कहने का अर्थ है विदेशों से भी लोग आते हैं और यहाँ की संस्कृतियों को देखकर प्रभावित होते हैं। आज हम लोग इस पाठ में एक ऐसे परिवार की चर्चा करेंगे जो दूसरे देश से है और दूसरे देश से वह भारत आए हुए हैं। आइए पढ़ते हैं आखिर कौन है वो लोग, कहाँ से आए हैं और भारत आखिर आए हैं तो क्यों आए हैं, यह जानना है हमें। चलिए अब हम लोग इसे पढ़ते हैं। एंजेला जो इस कहानी की मुख्य पात्र है और एक छोटी सी बच्ची है, वह कहाँ रहती है? तो लंदन में रहती है और लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन वहां रहती है। कहाँ रहती है? तो लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती है। उसका जो स्कूल है घर से ज्यादा दूर नहीं है और उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं है, मतलब वो अकेली बच्ची है। उसे दोस्त उसके पास दो दोस्त हैं जिसके साथ उसे समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। वो दो दोस्त कौन है? तो जेम्स और कीरा, ये दो उसके दोस्त हैं। वे सब आपस में मिलकर खेल खेलते हैं और किस तरह का खेल खेलते हैं? काल्पनिक खेल खेलते हैं, मतलब सोच समझकर नए नए खेलों को वो खुद ही आविष्कार करते हैं, खुद ही सोचते हैं कि कैसा खेला जाए और उस टाइप से वो खेल खेलते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ें। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में, मतलब कैरेक्टर बनने में बहुत मजा आता था जिसमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। उनकी जो कहानी, उनकी जो खेलने की शैली थी वह भी बहुत कमाल की। दूर दूर देशों में जो कुछ चर्चा की चीज होते थे उनके उनको वो कल्पना के थ्रू वो खेलते थे और उसी के कैरेक्टर भी बनते थे। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एलिफ टावर, या कहाँ है, या फ्रांस में है, कोलोजियम, यह कहाँ है, यह इटली में है, एफिल टावर लोहे का बना हुआ जालीनुमा टावर है, बहुत प्रसिद्ध है, और कोलोजियम यह इटली में है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्दी यात्राओं में उसे ये उसकी ये कहानियां सच होने वाली है। मतलब वो कहीं ऐसी जगह यात्रा करने वाली है जो वो खेल खेला करती थी वो सच में अपनी आंखों से देखने वाली है। कैसे यह होगा वह जानते हैं। एंजेला की जो माँ है उनका नाम है एलेसेंड्रा। क्या नाम है? एलेसेंड्रा। और वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की निर्माता है। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम के नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद की गई। मतलब वह लंदन में है और उसे असम के नृत्य पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पैसे दिए गए, मदद की गई। पेचीदा, पेचीदा का अर्थ होता है जो कठिन है थोड़ा, कि कठिन बात यह थी कि उसके पास इस काम को करने के लिए जो समय दिया गया था वह बहुत कम दिया गया था। कितना? तो सिर्फ 1 महीना। अब 1 महीने का मात्र समय है और वह अपने साथ एंजेला को भी लाना चाहती है, इसलिए उन्होंने उसके स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों के लिए 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ली। बसंत की छुट्टी होने वाली थी तो उसके लिए उसने अपने स्कूल से, एंजेला के स्कूल से, वहां के प्रिंसिपल से बात करके और 1 सप्ताह और ज्यादा छुट्टी दे देने के लिए कहा ताकि वह भारत आए और यहाँ की संस्कृति से एंजेला को भी परिचित करवा सके। जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन, नाम याद रखेंगे आप लोग, पिता का नाम क्या है?
ब्रायन भी उसके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना को देखकर हैरान थी कि आखिर इतनी जल्दबाजी में यह योजना क्यों बनी। पर उस समय माँ से यह सवाल जवाब करने का समय नहीं था, इसलिए वह जल्दी जल्दी तैयार हो गई। एंजेला जब तक कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होती हुई गुवाहाटी के लिए भी उड़ान पर थी। मतलब वह लंदन से निकली, नई दिल्ली पहुंची और नई दिल्ली से वह गुवाहाटी के लिए उड़ान भरती। मतलब एरोप्लेन से आ रहे हैं। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में बताया। रास्ते भर वो दोनों बात करते आ रहे हैं और असम के खूबसूरती के बारे में उनकी माँ एंजेला को बताई जा रही है। असम भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में था। याद रखेंगे, असम कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बगानों के लिए जाना जाता है। असम में ही एक सिंग वाला गेंडा है, जानते हैं ना आप? और इसके साथ ही असम में और क्या क्या खासियत है इसकी? असम की जो नृत्य है यह भी एक समृद्ध परंपरा में है। मतलब इसकी नृत्य बहुत वर्षों पुरानी है और बहुत ही प्रसिद्ध है। एलेक्सेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था कि आखिर यह जो नृत्य है वो असम के किस जनजीवन को दिखाता है। ऐसा तो नहीं कि नृत्य बस कर दिया जाता है। जब भी नृत्य कहीं की संस्कृति से जुड़ी है, इसका मतलब है कि उसमें वहां की जीवन शैली की झलक जरूर है। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था और अप्रैल में नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं और उस त्योहार का नाम है बिहू। क्या नाम है? बिहू। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। यहाँ का असम का जो बिहू त्योहार है वह इतनी उत्सव बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। दूर दूर से लोग उस त्योहार को देखने आते हैं और एंजेला भी वही त्योहार देखने के लिए, वही उत्सव को देखने के लिए रात को वहां जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद, मतलब फ्रेश होने के बाद, वे उसी शाम पास के गांव मलंग में गए। गांव का नाम क्या है? मलंग। और गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। बिहू किस तरह का त्योहार है? तो यह एक कृषि आधारित त्योहार है। मतलब कृषि के जीवन को, उसकी जो शैली है उसे यह त्योहार में नृत्य के द्वारा, उत्सव के द्वारा दिखाया जाता है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है और यही कारण है कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। असम में बिहू कितनी बार मनाया जाता है आप जानते हैं? आप कहेंगे एक बार, त्योहार है तो एक ही बार। नहीं, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिए। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं तब मनाया जाता है। फिर जब वे धान रोपते हैं तब मनाया जाता है। बीज से जब छोटा छोटा पौधा धान का निकलता है तो किसान उस धान के पौधे को उखाड़ते हैं और फिर उसे दूसरी जगह जाकर लगाते हैं। तो जब बीज बोया जाता है तब भी बिहू मनाया जाता है। जब धान की रोपनी होती है तब भी मनाया जाता है और जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है तब फिर एक बार बिहू मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर 3 बार बिहू का त्योहार मनाया जाता है। एंजेला कार से उतरी और वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ हो गई। हतप्रभ का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, हैरान हो गई। और वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। अब वहां के दृश्य की चर्चा है कि वहां किस तरह का दृश्य था। तो एक विशाल बरगद का पेड़ था और उसके नीचे मंच बनाया था और वहां जगह लोगों से, और वो जो जगह थी वह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने पहले लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। टाइम मशीन मतलब बहुत सारी घड़ियां हैं, समय दिखा रहे, बहुत सारी चीजें एक साथ है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे इतने सारे लोगों के बीच में तो कभी मैंने बैठा नहीं और आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी टाइम मशीन में आकर बैठी हो। यह क्या, वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। वह मंत्र मुग्ध होकर पूरी तरह से मन से खुश होकर, मोहित होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी।
एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती में के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर वसंत का आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। एंजेला क्या देख रही है कि यहाँ पर जितने लोग हैं सभी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और मस्ती में झूम रहे हैं। वो उनका शरीर जिस तरह से मस्त होकर हिल डुल रहा था, उनकी पैर जिस तरह से थिरकन दे रही थी, वह देखकर उन्हें समझ में आ रहा था कि ये लोग किस तरह से मौज मस्ती में खोए हुए हैं। और एंजेला ने यह तय किया कि जब वो घर वापस आएगी, अपने देश लंदन जाएगी, तब वो अपने घर पर भी बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यह है असम का बिहू त्योहार और इसी तरीके से वहां के लोग अपना पहनावा पहनकर खूब झूम कर नृत्य करते हैं। आप देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लंदन के जीवन से यहाँ का जीवन सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हो रहा था। गर्व तो होना ही चाहिए कि वह उतनी दूर से आई है यहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के लिए। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह वो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सारी चीजों को एक साथ दिखाती है। अगले दिन वे अब ये तो हुआ बिहू नृत्य। अब आप लोग जानेंगे सत्रिया नृत्य के बारे में, इसलिए पूरी ध्यान से सुनेंगे। जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग, वैसे ही सत्रिया नृत्य के बारे में भी जो इसमें जानकारी दी गई है वह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगले दिन वे उत्तरी असम की ओर रवाना हुए मतलब निकल पड़े, जहां सभी सत्रों का अर्थ होता है वहां के जो मुख्य लोग हैं, अर्थात मठों की पीठ है, वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे। सत्र का अर्थ होता है वहां के मुख्य पीठ, मतलब जहां पर की सबसे मुख्य मुख्य चीजें प्रसिद्ध है। और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे, मतलब सत्रिया नृत्य की वीडियो बनाएंगे, उसे अपनी फिल्म के द्वारा दर्शाएंगे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे, तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। अब ये लोग जब दक्षिणापथ सत्र की तरफ पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात किससे हुई है? रीना सेन से। कौन है ये रीना सेन? अब हम लोग जानेंगे। तो रीना सेन है एक जानी मानी लेखिका। कहाँ की जानी मानी लेखिका? असम की जानी मानी लेखिका है। और उस हफ्ते उन लोगों ने रीना सेन के घर पर ही रुका, क्योंकि उनको वहीं रुकना था। रीना आंटी की भी एक बिटिया थी, उनका नाम था अनु। अनु और एंजेला तुरंत एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लिए और एक दूसरे की तरफ देखकर काफी समय उसके बाद उन दोनों ने साथ साथ बिताया। कैसे उन दोनों ने बच्चियों ने एक साथ बहुत सारी मस्तियां की, यह हम लोग जानेंगे। आप लोग इस पिक्चर को देखिए। यह है दक्षिणापथ सत्र का सेंटोरियम माजुला में, मतलब यह माजुला में है और यह दक्षिणापथ सत्र का सेंटोरियम है। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सत्रिया नृत्य भी दर्शाया जाएगा। एंजेला और अनु ये दोनों ही तो अच्छी दोस्त बन गई, लेकिन दोनों ने अंग्रेजी में पहले बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। जाहिर सी बात है, हम लोग जिसके साथ रहते हैं उसकी भाषा तो सीख ही लेते हैं, और भाषा यदि हम लोग कम दिन में ना सीख पाए तो कम से कम उस भाषा के कुछ कुछ शब्द तो सीख ही लेते हैं। तो एंजेला को अनु ने कुछ खिलौने भी एंजेला को अनु के कुछ खिलौने थे जो बहुत ही अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। कैसे अलग अलग तरह के खिलौने थे अनु के पास? तो गुड़िया था, लकड़ी के खिलौने थे और नारियल का जटा से बना हुआ एक घर था। अब वो हैरान है, क्योंकि उसने विदेशों में लंदन में ऐसे खिलौने नहीं देखे थे। वो पूरे हैरानी के साथ कहती है कितने अनोखे खिलौने हैं, उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। सबसे पसंदीदा खिलौना इन बच्ची का क्या था, अनु का? तो लकड़ी का बना हुआ तीर कमान, जो राम जी के द्वारा लिया जाता है, तीर धनुष। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसके विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। राम के विरोधी कौन है? रावण। तो एंजेला बन गई रावण और अनु बनी राम। वे एक साथ खेल रहे थे,
उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। मतलब इन दोनों की माँ एक साथ अपना काम कर रही थी और ये बच्चियां खेलने में मगन थी। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। मतलब उनका पूरा वीडियो किया, उससे रिलेटेड जो काम होते हैं वह सब उन्होंने किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है, क्योंकि वहां पर जो नृत्य कर रहे थे वो लड़के और पुरुष लोग ही, लड़के और जो थोड़े बड़े एज के भी जो पुरुष लोग होते हैं वह कर रहे थे। तो एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधकों की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते थे। छद्म युद्ध की आविष्कार जो हुई थी वह सबसे पहले शुरुआत हुई थी शिवाजी ने किया था। छद्म युद्ध का अर्थ होता है छुप कर वार करना, मतलब छुप जाना कहीं और विद्रोही टीम आ रही है, छुप कर उस पर वार कर देना। तो इस तरह से क्षत्रिय नृत्य में यह सब भी दिखाया जाता है। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा कि कुछ साधु थे कब, 20वीं शताब्दी में, वह मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे थे। तो शुरू में ऐसे साधुओं का बहुत विरोध किया गया था और इतना विरोध किया गया था कि उन्हें मठों से निकाल भी दिया गया था। लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना अब आम की बात हो गई थी, आम बात हो गई थी। मतलब अभी उस समय तो जब साधु लोग सिखा रहे थे तब तो सबने उसका विरोध किया, लेकिन बदलते समय के साथ अब लोगों की सोच बदली और वो समझे कि महिलाएं भी नृत्य कर सकती है, उनके कला को कभी भी दबा कर नहीं रखना चाहिए। तो अभी के समय में सत्रिय कलाकारों में महिलाओं का भी, मतलब खुले में मंच पर नृत्य करना बिल्कुल आम बात सी हो गई। उस रात मां महिला सत्रिय नृत्यांगनाओं का भी फिल्मांकन करने वाली थी। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने लड़के और पुरुष लोग हैं वह सभी कितना सुंदर तरीके से सत्रिय नृत्य कर रहे हैं। और इसी नृत्य को देखकर इन बच्चों के मन में, एंजेला के मन में हुआ था कि क्या सिर्फ पुरुष ही करते हैं, क्या महिला नहीं करती है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया, मतलब रिक्वेस्ट किया कि अनु को भी सत्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे। वह जा रही थी अपनी माँ के साथ, तो वह चाहती थी अनु भी उसके साथ जाए। आंटी ने स्वीकृति दे दी, मतलब परमिशन दे दिया। और उस रात अनु और एंजेला सत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों, मतलब गेट कीपर, किनके गेट कीपर, भगवान विष्णु के। तो भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय विजय। उनकी कहानी को सत्रिय नृत्य के द्वारा दर्शाया जाएगा। पर्दा उठा, एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। भगवान विष्णु सो रहे थे और उन दोनों से कहा था कि दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाओ और किसी को भी आने मत देना। तो अपने भगवान विष्णु के की बात को मानने के लिए और उनकी नींद में कोई खलल ना डाले, उन्हें परेशान ना करे, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े ऋषि जो उस वक्त आए थे भगवान विष्णु से मिलने के लिए, उनमें से किसी को भी मिलने नहीं दिया। तो वे ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उन्होंने उन्हें अपने द्वारपालों से बचाने के लिए आना पड़ा। तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा और उन्होंने अपने द्वारपालों को वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। और बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। सत्रिया महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण का प्रदर्शन किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। मतलब उन्हें लगा कि जो महिला लोग नृत्य कर रही है, इनका नृत्य उन पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस सत्रिया नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय और विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया।
एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें सत्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में भी साथ लेकर गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम क्या थे? वो जो दो नृत्यांगना डांस कर रही थी, उनके उनके नाम यहाँ बताए गए हैं। एक का नाम था प्रिया और एक का नाम था रीता। वे लड़कियों को सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी और जब वो वापस लौटी तो वापस लौटने के बाद वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती थी। मतलब इतना अधिक बिहू और सत्रिया नृत्य उसके दिमाग में बस गया था कि हर समय उसका पैर थिरकता था उसी अंदाज में। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने वहां रिकॉर्ड किए थे। पूरे उत्साह के साथ वह असम के समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित करने वाला बिहू जो कि उसके मन मस्तिष्क में छाप छोड़ चुका था, उसके मन को मोह चुका था। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया और उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से वह बहुत खुश थी और रोमांचित थी क्योंकि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे यह बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ के लोगों को सभी को वहां की संस्कृति, कहा कि भारत देश की, असम की संस्कृति सभी को पसंद आया। माँ को हर बार ऐसा ही अच्छा लगता होगा जब वो कोई फिल्म बनाती होगी क्योंकि माँ की जो प्रोजेक्ट थी वह इसी सब पे थी। जब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्य और बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। अब एंजेला के पास क्या था? खुद जो वो मनोरंजन का काम करती थी अपने दोस्तों के साथ, काल्पनिक कहानियों के ऊपर वह हर समय खेल खेला करती थी। अब उसके पास अपने मन को बहलाने के लिए असम के नृत्य थे। कौन कौन से? बिहू और सत्रिया, जो हर समय उसका मनोरंजन किया करते थे। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी की लेखिका है जया मेहता। जया मेहता उड़िया भाषा की लेखिका है और इन्होंने इस पूरी कहानी को उड़िया भाषा में लिखा है और उस कहानी का अनुवादक है शिवेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने हिंदी भाषा में इस कहानी का अनुवाद किया। आप लोग लेखिका का परिचय थोड़ा जान लीजिए। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है और आप जैसे सभी बच्चों के मित्र भी है। इसलिए तो वह इतनी सरलता से अपने सभी नृत्यों को दर्शाती है। भारतीय नृत्य की सुंदरता और बारीकियों को वो अपने शब्दों में पिरो लेती है। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1977 में हुआ था और ये भारतीय नृत्य को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाती है और उड़ीसा भाषा में, उड़िया भाषा में यह अपनी रचना करती है। तो बच्चों, यह था हमारा आज का पाठ। तो यह मेरी आज की वीडियो जो अब यहाँ समाप्त हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और यदि किसी भी तरह की परेशानी है तो फीडबैक में आप लोग अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसका उत्तर मैं आप सबको जरूर दूंगी। यह वीडियो को कम से कम आप लोग 1 से 2 बार जरूर सुनिएगा ताकि आप लोगों को पूरी कहानी अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो चलिए बच्चों, आज की मेरी यह वीडियो, मेरा यह पाठ यही समाप्त हुआ। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए और वह वीडियो जल्द ही आएगा। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद।